नमस्कार साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पैथोलॉजी 311 के अंदर फंगिसाइड का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम आज विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। इसका जो क्लासिफिकेशन का आधार क्या रखा गया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उनके अंदर हमें जो अलग अलग मेथड है या उनका जो भी क्लासिफिकेशन का अलग उनके अंदर जो भी मेथड दे रहेगा उनके बारे में हम एक एक करके उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये जो फंगिसाइड का जो क्लासिफिकेशन है इनमें से पर्टिकुलर एक कोई भी बेस देकर उनसे भी प्रश्न आते हैं और पर्टिकुलर एक पूरा क्वेश्चन आ जाता है कि कवकनाशी का विस्तार से वर्गीकरण कीजिए। तो इन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे और इनसे जो भी छोटे मोटे प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पैथोलॉजी 311 के अंदर फंगिसाइड का क्लासिफिकेशन। तो आप भी अपने साथ में नोटबुक और पेन लेकर साथ में बैठना और इसका हम थोड़ा फास्ट रिवीजन करेंगे क्योंकि एग्जाम हमारे बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं और हमें इस प्रकार से पढ़ना है कि हमारे एग्जाम के अंदर अधिक से अधिक हम उसका आंसर का जवाब दे पाएँ, ठीक है ना। तो हमारा जो पैथोलॉजी के अंदर जो टॉपिक है वो हो जाएगा इसमें फंगिसाइड का क्लासिफिकेशन, फंगिसाइड क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फंगिसाइड का अर्थ क्या होता है। तो फंगिसाइड का जो अर्थ है वो होता है कवकनाशी। जो फंगिसाइड जो टर्म है ये किससे बना है, तो ये लैटिन भाषा के शब्द से बना है। ये भी हमको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। जैसे हम बात करें जो हमारा क्वारंटाइन जो टर्म है वो किस भाषा के शब्द से, लैटिन भाषा के शब्द से बना है। ये न्यू टाइप के अंदर प्रश्न पूछा हुआ है। उसी प्रकार हम बात करें जो फंगिसाइड जो टर्म है ये किस भाषा के शब्द से मिलकर बना है, तो ये लैटिन भाषा के शब्द से मिलकर बना है। ये हमको याद रखना, ठीक है ना। अब हम देखते हैं फंगिसाइड कहते हैं किसे हैं। इससे रिलेटेड दो तीन टर्म आते हैं उनको हम देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले हम देखते हैं फंगिसाइड किसे कहते हैं। फंगिसाइड किसे कहते हैं। इसी के साथ आता है एक एंटी स्पोरुलेंट किसे कहते हैं। इसी के साथ एक टर्म हम देखेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंगिसाइड किसे कहते हैं और उसके बाद हम देखेंगे एंटी स्पोरुलेंट किसे कहते हैं। ये हम देखने वाले, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर लेना, जो फंगिसाइड जो टर्म है ये हमारे लैटिन भाषा के शब्द से मिलकर बना है। इसको हम किस नाम से जानते हैं। फंगिसाइड को हिंदी में कवकनाशी कहते हैं और एंटी स्पोरुलेंट को हम हिंदी में जो बीजाणु होते हैं उनके विरुद्ध काम करने वाले जो रसायन होते हैं उनको हम एंटी स्पोरुलेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंगिसाइड किसे कहते हैं। जो ऐसे रसायन जो क्या करते हैं, जो हमारे जो कवक होते हैं उनको क्या करते हैं, मारते हैं। ऐसे रसायन जो हानिकारक जो कवक होते हैं उनको वृद्धि को रोक देते हैं या उनको किल कर देते हैं, उन्हें हम फंगिसाइड के नाम से जानते हैं। अगर इसका एग्जांपल लिखना चाहो तो जैसे हम एग्जांपल के रूप में थायरम हो गया, कैप्टन हो गया, कार्बोक्सिन हो गया, ये कुछ इसके एग्जांपल आप नोट कर लेना, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम एंटी स्पोरुलेंट। एंटी स्पोरुलेंट क्या होता है। तो ऐसे रसायन जो कवकों में बनने वाले स्पोर या बीजाणु की वृद्धि रोकते हैं, उन्हें हम एंटी स्पोरुलेंट के नाम से जानते हैं। और एंटी स्पोरुलेंट इसमें नाम से स्पष्ट है, स्पोर और एंटी, ठीक है ना। तो जो ऐसे रसायन जो क्या करते हैं, कवक के अंदर जो बनने वाले जो स्पोर होते हैं, बीजाणु होते हैं। अब ये जो बीजाणु होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। एस्को स्पोर भी होते हैं, जू स्पोर भी होते हैं, ओ स्पोर भी होते हैं। तो किसी भी प्रकार का स्पोर है अगर उसको वृद्धि को रोक देते हैं तो उसे हम एंटी स्पोरुलेंट के नाम से जानते हैं। और ये एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा हुआ भी है कि एंटी स्पोरुलेंट क्या होते हैं, ये हमको याद रखना है, ठीक है ना। तो अभी तक हमने तीन टर्म पढ़े। सबसे पहले फंगिसाइड किसे कहते हैं। फंगिसाइड किस भाषा के शब्द से मिलकर बना है, लैटिन भाषा के शब्द से मिलकर बना है। और एंटी स्पोरुलेंट क्या होता है इसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम देखते हैं इसका जो फंगिसाइड है इनके क्लासिफिकेशन का आधार देखने से पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा फंगिसाइड होता है, कोई सा भी फंगिसाइड मान लीजिए, थायरम एक प्रकार का क्या है, थायरम एक प्रकार का हमारे फंगिसाइड। अभी किस प्रकार का उसके बारे में अभी हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, केवल हम थायरम याद रखेंगे। थायरम एक प्रकार का फंगिसाइड है। अब फंगिसाइड के क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं, यानी कि अच्छा जो फंगिसाइड होता है उसके क्या कैरेक्टर होने चाहिए उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। या फिर हम सेफ्टी यूज़ की बात करें कि जो फंगिसाइड होता है वो किस प्रकार से यूज़ में लेने चाहिए सेफ्टी वाले, तो वो उसके बारे में हम कुछ कैरेक्टर देख लेते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के रूप में हम किसको याद रखेंगे, थायरम को याद रखेंगे। तो इसका अगर हम बात करें अच्छे जो फंगिसाइड होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए। सबसे पहले हम बात करें जो फंगिसाइड होता है उसके वो किस प्रकार का होना चाहिए। जो कॉस्टली है वो किस प्रकार, लेस देन कॉस्टली होना चाहिए थोड़ा। वो जो भी होगा जो फंगिसाइड है वो हमारा वो किस प्रकार का होना चाहिए, वो जो महंगा है वो थोड़ा कम होना चाहिए ताकि हम उसे अधिक से अधिक खरीद सकें, ठीक है ना। नंबर सेकंड बात करें हार्मफुल, ये नुकसानदायक कम होना चाहिए, नुकसानदायक थोड़ा कम हो। जो पर्यावरण के लिए, मानव के लिए, फसलों के लिए, सोइल के लिए, किसी के लिए भी यह नुकसानदायक कम हो, यानी कि जिस पर्पज के लिए हमने इसका उपयोग किया केवल वो पर्पज हमारा पूर्ण हो जाए, उसके बाद में उसका कोई हानिकारक प्रभाव किसी के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए। नंबर थर्ड बात करें, नंबर थर्ड हो जाएगा जो हमारा फंगिसाइड वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो एक से ज़्यादा फसल पर
उपयोग में आने वाला होना चाहिए। जैसे हम बात करें, ऐसा हमें फंगिसाइड का यूज़ करना चाहिए जिनका उपयोग हम एक से ज़्यादा फसलों में कर सकें, ताकि केमिकल एक ही रहेगा और उनका यूज़ अगर मल्टीपल क्रॉप होगा तो हम कह सकते हैं प्रोडक्शन में भी हमें थोड़ी किफ़ायती रहेगी, और साथ ही साथ में जो उसकी जो विनिर्माण की जो प्रोसेस होती है उसमें हमें लागत कम आएगी। तो ये इसका कुछ हम कैरेक्टर होते हैं। नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 हो जाएगा इसके अंदर जो हमारा फंगिसाइड है वो उसके अंदर जो कंसनट्रेट है, जो सांद्रता है, कंसनट्रेट या सांद्रता, उसके अंदर जो भी फंगिसाइड के अंदर जैसे थायरम है, थायरम के अंदर जो भी केमिकल है जिससे वो मिलकर बना है उसके अंदर जो सांद्रता होनी चाहिए वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि हम उसका जो सांद्रता होनी चाहिए वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि हम जो केमिकल काम में ले रहे हैं वो केमिकल का क्वांटिटी कम होगी लेकिन उसका जो उपयोग होगा वो लार्ज लेवल पर हो सके। तो ये इसका कुछ कैरेक्टर होते हैं, अच्छे जो फंगिसाइड होते हैं उनके कुछ कैरेक्टर होते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। और इनका जो यूज़ करते हैं वो भी हम आसानी से यूज़ करने में होना चाहिए। इसका जो मैकेनिज्म होता है यूज़ करने का वो सही होना चाहिए, यानी कि आसानी से इस प्रकार का होना चाहिए जो किसान होते हैं, वो जो अनपढ़ जो किसान होते हैं वो भी इनका सही से उपयोग कर पाए। तो ये इनके कुछ कैरेक्टर होते हैं, ये हमको याद रखना है अच्छे फंगिसाइड के, ठीक है ना। तो ये आप अपने आधार पर भी लिख सकते हो, जो मेन जो है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो ये फंगिसाइड क्या होता है, एंटी स्पोरुलेंट क्या होता है, अच्छे फंगिसाइड के क्या कैरेक्टर होते हैं, इनका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम देखते हैं क्लासिफिकेशन, देखते हैं फंगिसाइड का। तो हम अब चर्चा करते हैं फंगिसाइड जो होते हैं उनके वर्गीकरण का प्रमुख आधार क्या रखा जाता है। सबसे पहले उन आधार के बारे में हम चर्चा करेंगे, किस बेस पर इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, और उनके बाद में हम पर्टिकुलर एक एक को लेकर उनके बारे में हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं इसमें क्लासिफिकेशन का आधार क्या रखा गया, वर्गीकरण का आधार इसमें क्या रखा गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर जो आधार रखा गया है, पहला वो रखा गया है मोड ऑफ एक्शन, ठीक है ना। मोड ऑफ एक्शन या फिर हम कह सकते हैं क्रियाविधि के आधार पर। हिंदी वाले यहाँ पर ध्यान देना, क्रियाविधि के आधार पर, ठीक है ना। मोड ऑन एक्शन यानी कि क्रियाविधि के आधार पर। क्रियाविधि के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है, उनको हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे, ठीक है ना। पहला हो जाएगा मोड ऑफ एक्शन। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 हो जाएगा जनरल यूज बेस्ड ऑन जनरल यूज, यानी कि सामान्य उपयोग के आधार पर इनका फंगिसाइड का अलग अलग भागों में वर्गीकरण किया गया है, जिसमें हम बीज उपचार के लिए हो सकता है, फोलियर स्प्रे का हो सकता है, या फिर हम बात करें सॉइल एप्लीकेशन के बेस पर हो सकता है, या फिर हम बात करें फ्रूट ट्रीटमेंट के लिए हो सकता है। तो अलग अलग भागों में किया गया है। तो जनरल यूज किस प्रकार से हम करते हैं तो उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया, ठीक है ना। नंबर 3 बात करें हम, नंबर 3 हो जाएगा बेस्ड ऑन मोबिलिटी, बेस्ड ऑन मोबिलिटी इन प्लांट, ठीक है ना। तो इसकी अगर हिंदी लिखना चाहो तो वो हो जाएगा पौधे में गतिशीलता के आधार पर कवकनाशी का वर्गीकरण। पौधों में गतिशीलता के आधार पर कवकनाशी का वर्गीकरण हो जाएगा। 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट होता है, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। नंबर 4 बात करें, नंबर 4 हो जाएगा इसमें बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि रसायनों के स्वभाव के आधार पर भी इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसके अंदर आता है हमारे सल्फर ग्रुप के अलग आते हैं, कॉपर ग्रुप के अलग आते हैं, उसके बाद में आता है डायथायो एल्डी कार्ब वाला जो ग्रुप होता है उसका अलग आता है, और एक आता है सिस्टमेटिक ग्रुप का अलग आता है, ठीक है ना। ये हमको 4 भागों में फंगिसाइड का क्लासिफिकेशन देखना है। इनके बारे में अब हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऐसे जनरली बता देता हूं, जो मोड ऑफ एक्शन होता है यानी कि क्रियाविधि के आधार पर। क्रियाविधि के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? अब इनके अंदर आपको हो सकता है इनका बेस का जो ये आप हिंदी में याद रख लोगे, लेकिन इनके अंदर जो भी और इनका वर्गीकरण किया गया है वो आपको इंग्लिश टर्म में याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में वो टर्म थोड़े याद करेंगे तो हमारे कठिन पड़ेंगे, तो हम उनको इंग्लिश में याद रखेंगे, ठीक है ना। तो जो मोड ऑफ एक्शन होता है, मोड ऑफ एक्शन के आधार पर इनको, मोड ऑफ एक्शन के बेस पर इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आता है इसका अंदर इरेडिकेंट आता है, थेरेपिटेंट आता है और प्रोटेक्टेंट होता है। इनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। बेस्ड ऑन जनरल यूज के आधार पर लगभग होते तो बहुत ज़्यादा, लेकिन हम लगभग 5 से 6 जनरल यूज के आधार पर पढ़ेंगे। जैसे हम बात करें, एक हो जाएगा सीड प्रोटेक्शन के अंदर आ जाएगा, एक हम हमारे इरेडिकेंट वाले आ जाएंगे, एक हमारे फ्रूट प्रोटेक्शन वाला आ जाएंगे, एक हमारे फोलियर स्प्रे वाला आ जाएंगे, और एक सॉइल एप्लीकेशन वाला आ जाएंगे। तो ये हमारे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। और बेस्ड ऑन मोबिलिटी के अंदर इन प्लांट के अंदर 2 प्रकार का जाएंगे, सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट। सिस्टमिक कौन से होते हैं? तो अगर हम जैसे कवकनाशी जिनका उपयोग पौधे के किसी भी भाग में करने के बाद में पूरे पौधे में फैलकर अपना प्रभाव दिखाते हैं, उन्हें हम सिस्टमिक कहते हैं या फिर सर्वांगीण कवकनाशी कहते हैं। और दूसरा होता है कॉन्टैक्ट, जिसका अर्थ होता है कि ऐसे कवकनाशी जिनका उपयोग हम जिस पौधे के जिस भाग में कर रहे हैं केवल वहीं पर अपना प्रभाव दिखाते हैं, तो वो होता है कॉन्टैक्ट वाले होते हैं। बेस्ड ऑन केमिकल, जिसके अंदर हमारे सल्फर के अलग आते हैं, उनके बारे में अलग पढ़ेंगे, कॉपर वाले अलग आते हैं, और डायथायो एल्डी कार्ब वाले अलग आते हैं, तो इनके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है ना। उम्मीद अब आपको समझ में आ गया होगा कि फंगिसाइड का जो क्लासिफिकेशन है वो किस किस आधार पर किया जाता है, ठीक है ना। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम एक एक करके चर्चा करते हैं। अब हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले मोड ऑफ एक्शन के आधार पर देखते हैं कि किस इनके अंदर कितने भागों में कवकनाशी का वर्गीकरण किया गया है।
ठीक है ना। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं मोड ऑफ एक्शन की बात करें। बेस मोड ऑफ एक्शन के आधार पर जो कवकनाशी इनको कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। क्रियाविधि के आधार पर जो कवकनाशी होते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट बात करें, ये हमारे ए नंबर का हो जाएगा, इसका अंदर नंबर फर्स्ट हो जाएगा प्रोटेक्टेंट। इसके अंदर जो आ जाएगा वो आ जाएंगे प्रोटेक्टेंट, ठीक है ना। यानी कि ऐसे रसायन जिनका उपयोग सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है, जिससे रोगजनक नहीं लगे फसलों के अंदर, उन्हें हम प्रोटेक्टेंट के नाम से जानते हैं। जैसे हम इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो ऐसे रसायन जो संक्रमण होने से पहले उपयोग में लिए जाते हैं, उन्हें हम प्रोटेक्टेंट कवकनाशी या प्रोटेक्टेंट फंगिसाइड के नाम से जानते हैं। ऐसे रसायन जो संक्रमण होने से पहले उपयोग किया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं ऐसे रसायन जो सीधे रूप से हम कह सकते हैं ऐसे केमिकल जो बीज के उपचार में या बीजोपचार के रूप में हम काम में लेते हैं, उन्हें हम प्रोटेक्टेंट के नाम से जानते हैं। जैसे इनके उदाहरण की बात करें हम, तो इनके उदाहरण हो जाएंगे हमारे थायरम हो गया और कैप्टान। इनका उपयोग हम किस में लेते हैं, तो बीजोपचार में लेते हैं। तो बीजोपचार जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस सोविंग से पहले की प्रोसेस होती है, और ये डेफिनेशन ये बता रही है कि हम क्या करते हैं, सोविंग से पहले अगर हम कोई भी केमिकल का यूज़ ले रहे हैं तो वो हमारे किसके अंदर आते हैं, प्रोटेक्टेंट के अंदर आते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। और इसके अंदर क्या आ रहा है, संक्रमण होने से पहले या फिर हम कह सकते हैं बुआई से पहले जो काम में ले रहे हैं वो हमारे प्रोटेक्टेंट के अंदर आते हैं। नंबर सेकंड बात करें तो नंबर सेकंड आता है इसमें, नंबर सेकंड आता है इरेडिकेंट, ठीक है ना। अब इरेडिकेंट को हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं, उन्मूलन के नाम से जानते हैं। और इरेडिकेंट कौन से रसायन होते हैं, तो ऐसे रसायन जिनका उपयोग संक्रमण होने के बाद वह उनको मारने के उद्देश्य से किया जाता है, या ऐसे रसायन जिनका उपयोग संक्रमण होने के बाद में वह उनको मारने के उद्देश्य से लिया जाता है, इरेडिकेंट कहलाता है। यानी कि अगर ऐसा कोई केमिकल है जिसका उपयोग हम किसके लिए कर रहे हैं, संक्रमण हो गया यानी कि रोग उसके अंदर लगना स्टार्ट हो चुका है और उसका हमारे पास केवल एक ही पर्पज है, उसको वहां से किसी ना किसी प्रकार से उसको बिल्कुल ही खत्म करना है, तो वो हमारे ऐसे रसायन किस श्रेणी के अंदर आते हैं, इरेडिकेंट सीरीज के अंदर आएंगे। और साथ ही साथ इसके जो एग्जाम्पल की बात करें तो इसके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे वो हो जाएंगे, इसके जो उदाहरण हो जाएंगे वो हो जाएंगे मर्क्यूरिक, या इसका जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बनिक मर्क्यूरिक, ठीक है ना। ये केमिकल का नाम है कार्बनिक मर्क्यूरिक। ये जो रसायन होता है वो इरेडिकेंट का काम करता है, यानी कि अगर किसी फसल के अंदर रोग लग जाता है और उसको वहां से हमारा एक ही उद्देश्य रहता है, उसको वहां से किसी ना किसी प्रकार से किल करना है और खत्म करना है मारकर, तो उसके लिए ये कार्बनिक मर्क्यूरिक काम करता है और ये हमारे इरेडिकेंट ग्रुप के अंदर आता है, ठीक है ना। और इसके अलावा एक नंबर थर्ड आता है, वो आता है थेरेपीटेंट। उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम थेरेपीटेंट के बारे में चर्चा करते हैं। तो थेरेपीटेंट में ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, वो इरेडिकेंट के जैसे होते हैं। नंबर जो थर्ड ग्रुप आ जाएगा वो आ जाएगा थेरेपीटेंट क्या होते हैं, तो जो इरेडिकेंट होते हैं और थेरेपीटेंट में केवल माइनर डिफरेंट होता है। इसमें जो इसकी डेफिनेशन होती है वो थेरेपीटेंट की डेफिनेशन क्या होती है, तो ऐसे रसायन जिनका उपयोग संक्रमण होने के बाद किया जाता है, ऐसे रसायन जिनका उपयोग संक्रमण होने के बाद उपयोग किया जाता है, उन रसायन को हम थेरेपीटेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। उन रसायन को हम थेरेपीटेंट के नाम से जानते हैं। अब इसके उदाहरण की बात करें हम थेरेपीटेंट की, तो थेरेपीटेंट के अंदर उदाहरण हो जाएंगे हमारे, थेरेपीटेंट का क्या एग्जांपल होता है, जल्दी निकाल। थेरेपीटेंट के एग्जांपल की बात करें तो इसके जो एग्जांपल हो जाएंगे वो हो जाएंगे कार्बोक्सिन, क्या कार्बोक्सिन और ऑक्सीकार्बोक्सिन,
कार्बोक्सिन, ठीक है ना। ये दोनों एग्जांपल याद रखना है हमको। तो थेरेपीटेंट के एग्जांपल कौन से हो जाएंगे, तो ऐसे रसायन जिनका उपयोग संक्रमण होने के बाद में किया जाता है और इनका जो पर्पज होता है वो जो पैथोजन होता है उसको हो सकता है ये रसायन उनको मारेंगे नहीं मारेंगे या फिर उनकी वृद्धि को कम कर देंगे। तो ऐसे रसायन हमारे किसके अंदर आते हैं, थेरेपीटेंट के अंदर आते हैं। तो जो मोड ऑफ एक्शन होते हैं क्रियाविधि के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। प्रोटेक्टेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, संक्रमण होने से पहले उनका उपयोग किया जाता है। जैसे हम बात कर सकते हैं बीजोपचार वाले जो भी केमिकल होते हैं वो हमारे प्रोटेक्टेंट का काम करते हैं, सुरक्षा का काम कर रहे हैं। इरेडिकेंट वाले क्या होते हैं, तो ऐसे रसायन जिनका उपयोग संक्रमण स्थापित होने के बाद में उपयोग किया जाता है और जिनका मेन पर्पज जो होता है वो जो पैथोजन होता है उसको किल करना होता है और वहां से उसको बिल्कुल खत्म करना होता है। जैसे हम बात करें कार्बनिक मर्क्यूरी हो जाएगा। थेरेपीटेंट क्या होता है, जिनका उपयोग जब हम संकट में स्थापित हो जाता है उसके बाद अगर उनका यूज कर रहे हैं तो वो हमारा थेरेपीटेंट कहलाता है। जैसे हम बात करें कार्बोक्सिन हो गया और ऑक्सीकार्बोक्सिन हो जाएगा। तो ये हमारे मोड ऑफ एक्शन का आधार पर होते हैं कवकनाशी का वर्गीकरण। उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम जनरल यूज के बेस पर देखते हैं। नंबर 2 हो जाएगा सामान्य उपयोग के आधार पर कवकनाशी का वर्गीकरण। और ये सामान्य उपयोग के आधार पर कवकनाशी का जो वर्गीकरण है ये एग्जाम के अंदर आया भी है, तो इसको हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना। नंबर 2 बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा सामान्य उपयोग के आधार पर कवकनाशी का वर्गीकरण, या फिर इंग्लिश वाला अगर कोई हो तो वो लिखना यहाँ पर जनरल यूज, या फिर हम कह सकते हैं बेस्ड ऑन जनरल यूज, बेस्ड ऑन जनरल यूज, ठीक है ना। बेस्ड ऑन जनरल यूज। तो इसके आधार पर अलग अलग भागों में इनका वर्गीकरण किया गया है, ये हमको देखना, ठीक है ना। तो कौन कौन से किए गए हैं उनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला आता है इसके अंदर सबसे पहला आता है हमारा सीड ट्रीटमेंट, ठीक है ना। सीड ट्रीटमेंट को हम हिंदी में बीज उपचार के नाम से जानते हैं। बीजोपचार यानी कि ऐसे रसायन जिनका उपयोग बीजोपचार करने में किया जाता है या फिर संक्रमण स्थापित होने से पहले जिनका उपयोग करते हैं वो हमारे रसायन सीड ट्रीटमेंट, या इसको हम प्रोटेक्टेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको सीड प्रोटेक्टेंट भी मिल सकता है या सीड ट्रीटमेंट भी मिल सकता है, दोनों मिल सकते हैं, दोनों का काम एक ही होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप थोड़ी क्या लिखोगे, ऐसे रसायन जिनका उपयोग बीज को उपचारित करने में किया जाता है और वो जो रसायन होते हैं वो बुआई से पहले करते हैं, ठीक है ना। बुआई से पहले जब हम सोइंग करते हैं तो उससे पहले जो ये सीड ट्रीटमेंट किया जाता है वो किस विधि से किया जाता है, तो फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम यानी कि FIR विधि से हम इसके अंदर काम में लेते हैं। और ये पूरा मैकेनिज्म आपको इसके अंदर लिखना है। तो इसके अंदर आपको क्या लिखना है, ऐसे रसायन जिनका उपयोग बीज को उपचारित करने में किया जाता है और जिस विधि से हम इनका उपयोग करते हैं वो होता है फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम यानी कि FIR विधि का उपयोग करके हम बीज को उपचारित करते हैं। और यह सारी जो क्रिया होती है ये बुआई के कुछ समय पहले की जाती है। बुआई के कुछ समय से पहले की जो प्रोसेस होती है वो सीड ट्रीटमेंट होती है। अब इसका हम उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वो हो जाएगा थायरम और कैप्टान, ठीक है ना। इनका यूज़ करते हैं और इनकी जो मात्रा रखी जाती है वो रखी जाती है लगभग 4 से 6 ग्राम पर केजी सीड रखी जाती है, ये हमको याद रखना, ठीक है ना। बीज के उपचारित में नंबर 2 बात करें, नंबर 2 हो जाएगा सोइल फंगिसाइड। सोइल फंगिसाइड बिफोर ग्रोविंग प्लांट, ठीक है ना। अगर हिंदी मीडियम वाला है तो वो इसमें हिंदी हो जाएगी इसकी, यानी कि ऐसे कवकनाशी जिनका उपयोग फसल की बुआई से पहले मृदा के अंदर किया जाता है उनको हम सोइल फंगिसाइड बिफोर ग्रोविंग प्लांट, ठीक है ना। तो इसका आपको नाम से स्पष्ट होगा कि ऐसे कवकनाशी जिनका उपयोग हम किससे पहले कर रहे हैं, पौधे या फसल की बुआई से पहले किसके अंदर कर रहे हैं, मृदा के अंदर कर रहे हैं, तो वो हमारे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे वो इंपॉर्टेंट है, वो हमको याद रखना है। तो इसके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे, इसका एग्जाम्पल क्या है, सोइल फंगिसाइड, इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा कैप्टान, ठीक है ना। जो हमारे कैप्टान जो होता है वो हमारे हम प्लांट को ग्रो करने से पहले सॉइल के अंदर इसका यूज़ करते हैं। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 हो जाएगा सॉइल फंगिसाइड आफ्टर ग्रोविंग प्लांट, ठीक है ना। तो इसके अंदर कौन सा आ जाएंगे, तो इसके अंदर हमारा आ जाएगा बोर्डेक्स मिश्रण। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे बोर्डेक्स मिक्सचर, ठीक है ना। एक ही याद रखना बोर्डेक्स मिक्सचर, इसका जो
इसको किसने बनाया था, तो प्रोफेसर मिलार्डे के द्वारा बनाया गया था। इसके अंदर जो रेशियो रखा जाता है वो 5:50 रखा जाता है। और इसके अंदर ये जो बोर्डेक्स मिश्रण तैयार किया जाता है वो चूना, पानी और हमारे जो कॉपर सल्फेट होता है इसका संतुलित अनुपात में ये बोर्डेक्स मिश्रण तैयार किया जाता है, ठीक है ना। तो सामान्य उपयोग के आधार पर 3 प्रकार का हमने देखे कौन कौन से। पहला सीड ट्रीटमेंट वाला थायरम कैप्टान हो जाएगा, सोइल फंगिसाइड बिफोर ग्रोविंग प्लांट वाला हो जाएंगे, जिसके अंदर कैप्टान, सोइल फंगिसाइड आफ्टर ग्रोविंग प्लांट, तो इसके अंदर बोर्डेक्स मिक्सर आ जाएगा। ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं शेष और बचे हुए हैं जो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अगला हो जाएगा हमारे नंबर 4। नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 हो जाएगा इसके अंदर, नंबर 4 जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें फ्रूट प्रोटेक्टेंट, ठीक है ना। यानी कि ऐसे रसायन जो फलों की सुरक्षा करते हैं उन्हें हम फ्रूट प्रोटेक्टेंट या फल सुरक्षा वाले कवकनाशी के नाम से जानते हैं। अब फलों की सुरक्षा करने वाले जो मेजर जो उपयोग किए जाने वाले जो कवकनाशी है वो हो जाएंगे हमारे, इसके अंदर आ जाएंगे हमारे कार्बेंडाजिम और एक आ जाएगा मैनकोजेब, ठीक है ना। कौन आ जाएगा, कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब, इनका यूज करते हैं। और अगर फ्रूट प्रोटेक्टेंट के अंदर पर्टिकुलर आप लिखना चाहो तो इसमें लिखना, अगर जो डाउनी माल्डी जो डिजीज होती है, डाउनी माल्डी अगर किसी को फल वृक्ष के अंदर कोई डिजीज लग रही है, कोई किसी भी डाउनी माल्डी हो सकती है किसी की भी, उसके अंदर हम यूज करते हैं मैनकोजेब यूज करते हैं। अगर डिजीज है पाउडरी माल्डी तो उसके लिए यूज करते हैं हम केराथेन यूज करते हैं। 0.2% उसकी मात्रा रखी जाती है, ये हमको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये फल वृक्षों के अंदर यूज में किए जाने वाले केमिकल है, तो ये हमारे फल की सुरक्षा करने का काम करते हैं। अब नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 पर आ जाएगा हमारे पर्णीय छिड़काव वाला, या इसको बोलते हैं हम फोलियर स्प्रे, यानी कि ऐसे रसायन जिनका उपयोग हम पर्णीय छिड़काव की सहायता से करते हैं, पत्तियों के ऊपर करते हैं और वो पूरे पौधे में फैल जाते हैं। और जो फोलियर स्प्रे जो होते हैं ये मोस्ट ऑफ जो फंगिसाइड आते हैं इसके अंदर वो हमारे सिस्टमेटिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये हमको याद रखना, ठीक है ना। तो पर्णीय छिड़काव के अंदर हम जिनका यूज करते हैं वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारे इसमें पर्णीय छिड़काव के अंदर जनरली हम यूज कर सकते हैं केराथेन का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। किसका यूज कर सकते हैं, केराथेन का यूज करते हैं, क्योंकि जो केराथेन जो केमिकल होता है ये एक हमारे पाउडरी माल्डी जो डिजीज होती है उनके लिए यूज में करते हैं। और पाउडरी माल्डी जो डिजीज होती है वो किसके ऊपर लगती है, पत्ती के ऊपर लगती हैं। तो पत्ती हमारे हम कह सकते हैं अगर हमें पत्ती के ऊपर उसको कंट्रोल करना है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसके ऊपर पर्णीय छिड़काव भी करना पड़ेगा, तब जाकर वो हमारे कंट्रोल होगी, तो वो हमारे केराथेन आ जाएगा। और इसकी जो डोज रखी जाती है वो 0.2% के आसपास रखी जाती है, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद आ जाएगा नंबर 6 पर आ जाएगा इसके अंदर इरेडिकेंट वाला, इरेडिकेंट फंगिसाइड हो जाएगा, ठीक है ना। इरेडिकेंट ये हमने मोड ऑफ एक्शन के बेस पर भी देखा था और एक हो जाएगा हमारे जनरल यूज के आधार पर भी हो जाएगा। तो इसके अंदर जो इरेडिकेंट जो होंगे वो इसके अंदर कौन सा हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे कार्बनिक मर्क्यूरिक, ठीक है ना। ये इसका एग्जांपल हो जाएगा, ये हमको याद रखना है। अब ये जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ ये एग्जांपल आपको याद करने हैं और इसके अंदर जो थ्योरी लिखनी है वो थ्योरी एक बार मैं इनको कंप्लीट करवा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ कि इनके अंदर हमको क्या क्या लिखना होगा, ठीक है ना। तो नंबर 7 की बात करें, नंबर 7 पर हो जाएगा हमारा इरेडिकेंट हो गया। उसके बाद आ जाएगा एंटीबायोटिक फंगिसाइड। एंटीबायोटिक फंगिसाइड क्या होते हैं, तो ऐसे रसायन या ऐसे केमिकल जिनका उपयोग जो कवकनाशी होते हैं या फिर जो कवक होते हैं और जो जीवाणु होते हैं, जो हानिकारक जो ऐसे रसायन जिनका उपयोग कवक एवं जीवाणु के विरुद्ध काम में लिया जाता है उनको हम एंटीबायोटिक के नाम से जानते हैं। जैसे हम बात करें एंटीबायोटिक हो जाएगी, जैसे हमारे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक हो जाएगी, पेनिसिलिन हो जाएगा। इसी के अलावा हम बात करें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन हो जाएगी। ये जितने भी हमारे केमिकल हैं ये सारे किस प्रकार के होते हैं, एंटीबायोटिक टाइप के होते हैं, एंटीबायोटिक फंगिसाइड होते हैं, ये हमको याद रखना। तो जनरल यूज़ के जो बेस्ड ऑन जो जनरल यूज़ होते हैं, सामान्य उपयोग के आधार पर जो केमिकल होते हैं फंगिसाइड वाले, वो और भी कई सारे ग्रुप होते हैं, लेकिन हमको मेनली 7 ग्रुप तो याद होने चाहिए। कौन कौन सा, सबसे पहला हमें बीज उपचार वाला, सीड ट्रीटमेंट वाला, जिसको हम सीड प्रोटेक्टेंट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमने देखा कि जो सोइल एप्लीकेशन में यानी कि मृदा के अंदर उनका उपयोग कर रहे हैं, फसल की बुआई से पहले वाले हो जाएंगे अलग और फसल की बुआई वाले बाद में हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद में नंबर 3 हो जाएगा फलों की सुरक्षा करने वाले, फोलियर स्प्रे, इरेडिकेंट और एंटीबायोटिक। ये हम किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं उनके आधार पर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इनके अंदर हमें थ्योरी क्या लिखनी है, तो जैसे हम बात करें जो सीड ट्रीटमेंट वाले होते हैं, सीड ट्रीटमेंट के अंदर हमको लिखना है कि ऐसे कवकनाशी जिनका उपयोग
फसल की बुआई से पहले बीज को उपचारित करने में किया जाता है, उन्हें हम बीज उपचारित वाले कवकनाशी कहते हैं। और इन बीज उपचारित वाले जो रसायन होते हैं उनको हम फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम FIR विधि से बीज को उपचारित किया जाता है। और उसके एग्जाम्पल लिखना है, जो थायरम कैप्टान जो भी हैं वो उसके एग्जाम्पल लिखना है। उसके बाद आ जाएगा सॉइल एप्लीकेशन बिफोर ग्रोइंग प्लांट, यानी कि मृदा के अंदर ऐसे रसायन जिनका उपयोग मृदा के अंदर किया जाता है फसलों की बुआई से पहले, वो हमारे कौन से हो जाएंगे, बिफोर ग्रोइंग प्लांट सॉइल के अंदर हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके अंदर जो हमने एग्जांपल देखा था वो एग्जांपल आपको याद रखना है। उसके बाद में हमने देखा था ग्रोइंग प्लांट आफ्टर सॉइल, यानी कि फसलों को बोने के बाद में जिन रसायनों का उपयोग कर रहे हैं वो हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, वो हमारे आफ्टर ग्रोइंग प्लांट आ जाएंगे सॉइल के अंदर। तो वो उसके अंदर कौन कौन से का उपयोग करते हैं, तो वो हमारे आ जाएंगे, जैसे हमने बात की थी इसके अंदर बोर्डेक्स मिक्सर हो जाएगा। ऐसे कई सारे केमिकल होते हैं जिनका उपयोग हम फसल की बुआई के बाद में करते हैं, तो वो हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, वो हमारे फसल की बुआई के बाद वाले उनके अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार नंबर 4 पे बात करें तो जो ऐसे रसायन जो फलों को सुरक्षा प्रदान करते हैं या फिर फलों के अंदर जो भी फल वृक्षों के अंदर जो बीमारी लगती हैं उनका सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं, उनकी रोकथाम करने का काम करते हैं, वो हमारे फ्रूट प्रोटेक्शन के अंदर आते हैं, जिसमें कार्बेंडाजिम मैनकोजेब होता है। और डाउनी माल्टू डिजीज के लिए हम मैनकोजेब का काम में लेते हैं, पाउडरी माल्टू डिजीज के लिए हम काम में लेते हैं केराथिन काम में लेते हैं, ये हमको जनरली पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आता है फोलियर स्प्रे, यानी कि पन्नी छिड़काव, यानी कि ऐसे कवकनाशी जिनका उपयोग हम जो ऐसे कई सारी बीमारियां होती है जो पौधे के जो एरियल भाग होते हैं जो उनके ऊपर लगती है, जैसे हम बात करें पत्तियों पर लगती है, तने के ऊपर लगती है, जिनके हम साधारण दूसरी विधियों से उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके लिए हम पन्नी विधि काम में लेते हैं, जिसके अंदर हम पर्टिकुलर जैसे बात करें केराथिन हो जाएगा, तो ये केराथिन का उपयोग हम पाउडरी माल्टू डिजीज के लिए करते हैं, ये हमको याद रखना है, ठीक है ना। उसी के बाद एरेडिकेंट की बात करें तो ऐसे कई सारी फसलें होती है जिनका हमारा मेन पर्पज होता है कि जो रोगजनक है उसको वहाँ से बिल्कुल ही खत्म करना है, तो वो हमारा उसके अंदर आ जाएंगे कार्बनिक मर्क्यूरिक आ जाएगा। नेक्स्ट आता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होते हैं, तो इनको हम प्रतिजैविक के नाम से जानते हैं। तो ऐसे रसायन जिनका उपयोग किसी दूसरे जीवित जीव की वृद्धि को रोकने उनको मारने के लिए काम में लिया जाता है, वो हमारे प्रतिजैविक कहलाते हैं, एंटीबायोटिक कहलाते हैं। इसके अंदर पेनिसिलिन आ जाएगा, स्टेप्टोसाइक्लिन आ जाएगा, एग्रोमाइसिन आ जाएगा, स्टेप्टोमाइसिन आ जाएगा, और साइक्लिन अलग होता है और माइसिन अलग होता है, ये हमको याद रखना, ठीक है ना। तो ये सामान्य उपयोग के आधार पर 7 भागों में विभाजित किया गया है। उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चर्चा करते हैं अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है केमिकल बेस्ड, ठीक है ना, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो केमिकल बेस्ड भी प्रश्न आया हुआ है कि रसायनों के आधार पर कवकनाशी का वर्गीकरण कीजिए। रसायनों की प्रवृत्ति के आधार पर कवकनाशी का वर्गीकरण करना है, उसके बारे में अब हमको चर्चा करनी है, ठीक है ना। तो अगला हो जाएगा नंबर 3 या C हो जाएगा, बेस्ड ऑन केमिकल, ठीक है ना, बेस्ड ऑन केमिकल, या फिर हम कह सकते हैं रसायनों की प्रवृत्ति के आधार पर कवकनाशियों का वर्गीकरण, ठीक है ना। तो इसके आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वो 3 से 4 भागों में किया गया है, वो उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो नंबर हम बात करें लगभग हम 4 के बारे में पढ़ेंगे, और भी कई सारे होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ हमें 4 के बारे में तो मिनिमम पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके अंदर बात करते हैं, नंबर 1 हो जाएगा इसके अंदर सल्फर ग्रुप। सल्फर ग्रुप के जो फंगिसाइड होते हैं उनको अलग भागों में बांटा गया है। कॉपर ग्रुप के जो फंगिसाइड उनको अलग भागों में बांटा गया है, और एक बांटा गया है कार्बनिक सल्फर, और एक हो जाएगा हमारे सिस्टमेटिक फंगिसाइड, ठीक है ना। तो उनके सबसे पहले मैं यहाँ नाम बता देता हूँ। नंबर 2 आ जाएगा इसके अंदर कॉपर ग्रुप के फंगिसाइड। नंबर 3 आ जाएगा इसके अंदर डाईथायो कार्बोमेट समूह के कवकनाशी, ठीक है ना। नंबर 4 हो जाएगा डाईथायो कार्बोमेट समूह के कवकनाशी, और नंबर 4 हो जाएगा इसके अंदर सिस्टेमिक फंगिसाइड, ठीक है ना। सिस्टेमिक फंगिसाइड ये हमको 4 भागों में अलग अलग पढ़ना है केमिकल के नेचर के आधार पर। तो ये 4 भाग होते हैं, कौन कौन से, सल्फर वाला अलग होता है, कॉपर वाला अलग होते हैं, डाईथायो कार्बोनेट ग्रुप के अलग होते हैं, और सिस्टेमेटिक जो ग्रुप होता है उसके अलग होते हैं फंगिसाइड, ठीक है ना। तो ये चारों का सबसे पहले हमें नाम पता होना चाहिए। उसके बाद में हम सल्फर के अलग देखेंगे, कॉपर के अलग देखते हैं, और डाईथायो कार्बोनेट ग्रुप के अलग देखेंगे, और सिस्टेमेटिक फंगिसाइड के अलग देखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सल्फर ग्रुप के जो केमिकल है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसमें हो जाएगा हमारे सबसे पहला जो सल्फर ग्रुप है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सल्फर ग्रुप की बात करें तो सल्फर ग्रुप के अंदर हमें केवल एक ही याद रखना है, ये भी अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे हम बात करें मेटेलिक सल्फर अलग होता है और नॉन मेटेलिक सल्फर अलग होता है, लेकिन हमें इतना डिटेल में नहीं जाना, हमें केवल सल्फर ग्रुप के बारे में पढ़ना, ठीक है ना। तो अगर इसके बारे में अगर आप लिखना चाहो तो ये 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है मेटेलिक सल्फर और एक होता है नॉन मेटेलिक सल्फर, ठीक है ना। नॉन मेटेलिक सल्फर, ये इतना आप वहाँ पे लिखा जाना। उसके बाद में हम बात करते हैं जो सल्फर ग्रुप का जो केमिकल होते हैं फंगिसाइड वाले, इनका यूज़ किस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इनका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है जो भी पाउडरी माल्ट्यू डिजीज़ होती है, पाउडरी माल्ट्यू जो डिजीज़ होती है इसको कंट्रोल करने के लिए
इसका यूज़ करते हैं तो सल्फर ग्रुप के जितने भी केमिकल होंगे उनका जो उपयोग करेंगे हम, जो भी पाउडरी माइल्ड जो डिजीज है उसको कंट्रोल करने में उपयोग करते हैं। तो ये हमको याद रखना, ठीक है ना। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट पॉइंट तो ये हो जाएगा कि जो सल्फर ग्रुप वाले जो केमिकल होते हैं फंगिसाइड वाले, उनका उपयोग हम पाउडरी माइल्ड नामक बीमारी को नियंत्रित करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। और साथ में याद रखना है इनका उपयोग, ये लाइन याद रखना, इनका उपयोग कुकुरबिटेसी फैमिली में, कुकुरबिटेसी कुल की सब्जी में नहीं करते। जो सल्फर वाले जो हमारे केमिकल होते हैं उनका उपयोग कुकुरबिटेसी कुल की जो सब्जियां होती हैं उनके अंदर नहीं किया जाता है। और इसका जो प्रमुख कारण है वो कारण क्या हो जाएगा, तो जैसे ही इनका उपयोग हम कर लेते हैं तो इनका जो कुकुरबिटेसी कुल की जो सब्जियां होती हैं उनका क्या होता है, तो जो स्वाद होता है वो स्वाद क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। स्वाद खराब होने की वजह से उनकी जो मार्केट वैल्यू हमको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती है, इसलिए इनका यूज़ हम नहीं करते हैं। और जो कुकुरबिटेसी फैमिली होती है इनका जो हम अगर इनका उपयोग कब नहीं करते तो किस समय यूज़ नहीं करना चाहिए, तो हमें इनका जो यूज़ है वो गर्मी में नहीं करना चाहिए। और गर्मी में भी अगर तापमान पूछा जाए तो वो हो जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर है। और उस कंडीशन में अगर हमने कुकुरबिटेसी फैमिली की जो वेजिटेबल सब्जियाँ हैं वो लगा रखी हैं तो उस कंडीशन में हमें सल्फर वाले जो केमिकल हैं फंगिसाइड वाले उनका यूज़ नहीं करेंगे पाउडरी माइल्ड डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। ये हमको याद रखना। और कारण क्या है उसके पीछे का, तो उसमें स्वाद बिगड़ जाता है। तो स्वाद बिगड़ने की वजह से उसकी जो मार्केट जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है और हमें आर्थिक नुकसान थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये सल्फर कंटेंट के बारे में, सल्फर ग्रुप के बारे में हमें केवल इतना सा याद रखना है, 4-5 बातें याद रखनी है। सबसे पहले अगर आपको इसके अंदर पूरी थ्योरी लिखनी होती है तो आप इसमें लिख के आना कि सल्फर ग्रुप जो वाले होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, मेटेलिक या फिर धातु वाले सल्फर और अधातु वाले सल्फर ग्रुप। और इनका जो उपयोग किया जाता है वो पाउडरी माइल्ड नामक डिजीज़ को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। और अगर एग्जाम्पल लिखना चाहो तो जैसे आप पाउडरी माइल्ड जिसका भी अगर आपको अच्छे से याद हो तो आम की जो पाउडरी माइल्ड तो अगर वो अच्छे से पता हो तो उनके बारे में लिख लेना आप, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट नोट डाल के वहाँ पर लिख देना आप, इनका उपयोग कुकुरबिटेसी फैमिली की जो भी सब्जियां होती हैं उनके अंदर पाउडरी माइल्ड डिजीज को नियंत्रित करने के लिए हम नहीं करते, क्योंकि गर्मियों के दिनों में अगर तापमान 30 डिग्री से ज़्यादा, 30 डिग्री या उससे ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में इनका अगर हम यूज़ करेंगे तो वो इनका जो स्वाद है सब्जियों का वो स्वाद बिगाड़ देती है, जिसकी वजह से उत्पादन जो उनका जो स्वाद होता है वो ख़राब हो जाता है और हमें बाजार का जो मूल्य होता है वो जितना मिलना चाहिए था वो उतना नहीं मिल पाता है और हमें आर्थिक नुकसान थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये इसके अंदर पूरी थ्योरी लिखनी है हमको, ठीक है ना। ये होता है हमारा सल्फर ग्रुप कंप्लीट होता है। अब हम दूसरा ग्रुप देखते हैं, कॉपर ग्रुप के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम कॉपर ग्रुप के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। कॉपर ग्रुप के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। नंबर 2 हो जाएगा कौन सा, कॉपर ग्रुप वाले फंगिसाइड, ठीक है ना। तो कॉपर ग्रुप वाले जो फंगिसाइड है इसके अंदर जो मेन जो कंपाउंड होगा वो कौन सा होगा, कॉपर होगा। और इनका जो यूज़ किया जाता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो कवक प्लस जीवाणुजनित जो बीमारियां होती है उनके नियंत्रण में। तो जो कॉपर वाले जो कंपाउंड होते हैं उनका जो उपयोग किया जाता है वो कवक जनित एवं जीवाणुजनित बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, ये हमको याद रखना, ठीक है ना। तो अब हम बात करें कॉपर ग्रुप के अंदर जो पहला जो ग्रुप आता है, कॉपर ग्रुप के अंदर अलग अलग ग्रुप पढ़ेंगे। उसके अंदर जो पहला जो केमिकल आता है उसका नाम है बोर्डेक्स मिश्रण। कौन सा हो जाएगा, बोर्डेक्स मिश्रण। इसके अंदर जो नंबर फर्स्ट आएगा वो हो जाएगा कौन सा, बोर्डेक्स मिक्सचर, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, बोर्डेक्स मिक्सचर हो जाएगा। इसको किसने खोजा था, तो प्रोफेसर मिलार्डे ने खोजा था, ये हमको पता होना चाहिए, प्रोफेसर मिलार्डे ने खोजा था। और ये जो कंपाउंड है इसके अंदर रेशियो जो होता है वो कौन कौन सा होता है, तो इसके अंदर कौन कौन होता है, चूना होता है, पानी होता है और एक होता है इसके अंदर हमारे कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का निश्चित अनुपात में मिलकर ये बनाया जाता है। उसी को हम किस नाम से जानते हैं, बोर्डेक्स मिश्रण के नाम से जानते हैं। और ये जो अनुपात होता है ये किस अनुपात में होता है, 5:50 के अनुपात में होता है, ये हमको याद रखना है, ठीक है ना। और इनका जो जनरली उपयोग किया जाता है वो किस में किया गया था, तो वो किया गया था अंगूर के अंदर, अंगूर की मर्दू रोमिल आसिता जो बीमारी है उसके नियंत्रण में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। मर्दू रोमिल आसिता के नियंत्रण में जिस केमिकल का यूज़ करते हैं वो करते हैं हम बोर्डेक्स मिश्रण का उपयोग करते हैं, ये हमको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं और आगे दूसरा आता है, एक तो आता है बोर्डेक्स मिश्रण, एक आता है बरगंडी मिश्रण। और इसमें और उसमें तुलनात्मक रूप से हम तुलना करते हैं। तो दूसरा हो जाएगा यहाँ पर हमारे कौन सा, बरगंडी मिक्सचर, ठीक है ना। कॉपर कंपाउंड, कॉपर ग्रुप के अंदर हमें केवल 2 याद रखने, बोर्डेक्स मिश्रण और एक हो जाएगा बरगंडी मिश्रण, ठीक है ना। कॉपर मिश्रण और एक हो जाएगा, ये हो जाएगा बोर्डेक्स मिश्रण और एक हो जाएगा बरगंडी मिश्रण। इन दोनों में मेन जो डिफरेंट होता है वो डिफरेंट होता है। इसके अंदर जो
जो बरगंडी जो मिश्रण होता है उसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर जो बोर्डेक्स मिश्रण के अंदर जो चूना होता है, इस चूने को रिप्लेस कर दिया जाता है सोडियम एलिमेंट के द्वारा। अगर हम बात करें बरगंडी मिश्रण किसे कहते हैं, तो ऐसा मिश्रण जिसके अंदर पानी, कॉपर सल्फेट और सोडियम होगा, उसे हम बरगंडी मिश्रण कहेंगे। यानी कि पूरा जो मैकेनिज्म है पूरा सेम रहेगा। अगर इसमें चूने की जगह हम अगर सोडियम कंपाउंड मिला देंगे तो वो हमारे बरगंडी मिश्रण बन जाएगा। अगर इसमें सोडियम की जगह चूना मिला देंगे तो हमारे बोर्डेक्स मिश्रण बन जाएगा। इन दोनों में माइनर डिफरेंट ये होता है, ये हमको याद रखना, ठीक है ना। तो बरगंडी मिश्रण किस प्रकार बनाया जाता है तो वो हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, चूना की जगह क्या मिलाया जाता है, सोडियम कार्बोनेट। इसमें चूने की जगह क्या मिलाया जाता है, सोडियम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है। उसके अलावा पानी तो हम मिले ही रहे हैं, और साथ ही साथ में हो जाएगा CuSO4 कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, बरगंडी मिश्रण का फॉर्मूला होता है। और इसका जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 5:6:50 होता है, ठीक है ना। 5:6:50 होता है, ये हमको याद रखना है। और इसका रेशियो क्या होता है, 5:5:50 होता है, इसका 5:6:50 होता है, ये हमको याद रखना, ठीक है ना। तो इन दोनों में माइनर डिफरेंट क्या है, इसमें अगर चूने की जगह हम सोडियम तत्व मिला देते हैं तो वो हमारे बरगंडी मिश्रण हो जाएगा। अगर सोडियम की जगह हम चूना मिला देते हैं वो हमारा बोर्डेक्स मिश्रण हो जाएगा, ये हमको याद रखना, ठीक है ना। और इसका जो यूज़ किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, वो किया जाता है इसका उपयोग भी मृदु अम्ल अस्थिरता के नियंत्रण में किया जाता है, ये हमको याद रखना, ठीक है ना। तो ये हमारा कॉपर ग्रुप कंप्लीट होता है। उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इसका पूरा मैकेनिज्म उम्मीद आप अच्छे से लिख लोगे कि बोर्डेक्स मिश्रण किसने तैयार किया, सबसे पहले मिलार्ड ने तैयार किया था। और इन्होंने कैसे बनाया था, तो चूना, पानी और कॉपर सल्फेट का निश्चित अनुपात में बनाया गया जो विलयन था, सॉल्यूशन था, वो हमारे बोर्डेक्स मिश्रण था। और ये कवक और इनका जो उपयोग किया जाता है वो कवक जनित एवं जो जीवाणुजनित जो बीमारियां होती हैं उनके नियंत्रण में इनका प्रयोग किया जाता है। उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम अगला जो ग्रुप है उसके बारे में हम ग्रुप के बारे में चर्चा करते हैं। जो अगला जो हमारा ग्रुप है वो ग्रुप हो जाएगा नंबर 3 ग्रुप हो जाएगा, और उस ग्रुप का नाम है डाइथाइकार्बोनेट ग्रुप हो जाएगा। कौन सा ग्रुप हो जाएगा, डाइथाइकार्बोनेट ग्रुप। नंबर 3 जो ग्रुप हो जाएगा वो हो जाएगा डाइथाइकार्बोनेट समूह, ठीक है ना। डाइथाइकार्बोनेट समूह के कवकनाशी हो जाएंगे, इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इनका जो ग्रुप है इनको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है, ये हमको याद रखना है। कौन कौन से, तो सबसे पहले हम बात करें नंबर 1 जो आता है वो आता है थायरम। कौन सा आता है, थायरम। 4 भागों में बांटा गया है थायरम। नंबर 2 बात करें तो नंबर 2 हो जाएगा इसके अंदर जिनेब। नंबर 3 बात करें तो नंबर 3 हो जाएगा इसमें मैनकोजेब। नंबर 4 बात करें तो नंबर 4 हो जाएगा इसके अंदर वेपाम, ठीक है ना। ये 4 प्रकार के होते हैं। जो डाइथाइकार्बोनेट जो ग्रुप होता है वो 4 प्रकार का होता है, थायरम वाला, जिनेब वाला, मैनकोजेब वाला और वेपाम वाला। अब इनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं। जो थायरम जो होता है इनका जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है बीज उपचार में यूज़, ठीक है ना। तो प्रश्न आता है कि सबसे पहला बीज उपचार के लिए खोजा गया जो केमिकल था वो कौन सा केमिकल हो जाएगा, हमारा थायरम हो जाएगा, ये हमको याद रखना है। और इसका जो उपयोग किया जाता है वो किसके उपयोग में किया जाता है, बीज को उपचारित करने में इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अंदर जो बीज उपचारित के लिए जो हम विधि काम में लेते हैं कौन सी लेते हैं, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम, ये हम काम में लेते हैं। कौन कौन सी, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम हम ये काम में लेते हैं, ये हमको याद रखना है, ठीक है ना। थायरम के अंदर हमें केवल 2 पॉइंट याद रखना है, बीज उपचारित में काम में लिया जाता है। और साथ ही साथ में बीज उपचारित के लिए जो पहला खोजा गया जो कवकनाशी था वो कौन सा था, थायरम, ये हमको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम जिनेब जो केमिकल है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है, इसका जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है, एक तो जो भी हमारी सॉइल बोर्न जो डिजीज़ होती है, सॉइल बोर्न जो डिजीज़ होती है उसके नियंत्रण के लिए हम जिनेब कवकनाशी का यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ में अगर हमें फोलियर स्प्रे करना है, पर्णीय छिड़काव करना है, ठीक है ना, किसका करना है, पर्णीय छिड़काव। तो पर्णीय छिड़काव के अंदर हम कौन सा काम में लेंगे, जिनेब जो केमिकल है उसका हम यूज़ में लेंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा। नंबर 3 बात करते हैं, नंबर 3 हो जाएगा मैनकोजेब की बात करें तो मैनकोजेब के अंदर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैनकोजेब के अंदर कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। तो मैनकोजेब के अंदर पाया जाता है, एक तो पाया जाता है मैग्नीज और एक पाया जाता है जिंक। तो कई बार प्रश्न आता है कि मैनकोजेब के अंदर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं, तो उसके अंदर पाया जाता है मैग्नीज और एक पाया जाता है जिंक। और इसका जो यूज़ किया जाता है मैनकोजेब का वो किया जाता है जो भी हमारे डाउनी मार्डी जो डिजीज़ होती है उसके नियंत्रण में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो मैग्नीज और जिंक तत्व पाया जाता है और इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है डाउनी मार्डी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम मैनकोजेब नामक जो केमिकल होता है उसका उपयोग करते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो एक डिजीज़ होती है मक्का के अंदर,
RDM, जिसको हम राजस्थान डाउनी माल्ड्यू के नाम से जानते हैं, ये कवक जनित बीमारी होती है और इसका जो रोग कारक जो रोग कारक होता है वो होता है इसके अंदर पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा हेटेरोपोगोनी। ये नाम याद रखना आप, पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा हेटेरोपोगोनी नामक जो कवक होता है उसे राजस्थान डाउनी माल्ड्यू जो रोग होता है उसके नियंत्रण के लिए हम मैनकोजेब नामक मैनकोजेब नामक कवकनाशी का उपयोग करते हैं। ये हमको याद रखना है, ठीक है ना। उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैनकोजेब किस प्रकार से कार्य करता है। उसके बाद में नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं वेपाम। वेपाम की बात करें तो वेपाम एक किस प्रकार का कवकनाशी है, तो ये सॉइल फंगीसाइड है, सॉइल फंगीसाइड है, ठीक है ना। यानी कि अगर हमें जो सॉइल बोर्न जो डिजीज होती है उनको अगर कंट्रोल करना है तो या तो हम किसका यूज़ करेंगे, वेपान का यूज़ करेंगे या फिर हम जिनेब का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा यूज़ में ले रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हम देखते हैं जो मैनकोजेब जो है, मैनकोजेब का एक और यूज़ होता है, इसका जो यूज़ किया जाता है वो पर्णीय छिड़काव में भी इसका यूज़ किया जाता है। पर्णीय छिड़काव में सबसे अधिक यूज किस रसायन का किया जाता है, वो किया जाता है मैनकोजेब का। तो ये जो डाइथायोकार्बोनेट जो समूह होता है इसके अंदर मेनली 2 क्वेश्चन तो हमें याद ये रखना है कि बीज उपचार में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला जो कवकनाशी हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा थायरम। और प्रश्न आता है कि पर्णीय छिड़काव है तो सबसे अधिक मात्रा में उपयोग किया जाने वाला जो कवकनाशी होता है वो कौन सा हो जाएगा, हमारे मैनकोजेब हो जाएगा। ये हमको याद रखना, ठीक है ना। उम्मीद अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो केमिकल का आधार पर जो हमारे जो कवकनाशी होते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, एक तो होता है हमारे सल्फर ग्रुप वाले, दूसरा कॉपर ग्रुप वाले और तीसरा हो जाएगा डाइथायोकार्बोनेट ग्रुप वाले हो जाएंगे, ठीक है ना। इनके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखनी वो मैंने आपको बता दी। ये अगर जो मैंने बताया ये कहीं आप अगर एग्जाम के अंदर लिखे होगे पूरा थ्योरी के रूप में तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में एक और बचा हुआ है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। एक बचा हुआ है हमारा सिस्टमेटिक ग्रुप, ठीक है ना। कौन सा ग्रुप बचा हुआ है, सिस्टमेटिक ग्रुप, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अगला जो हमारा ग्रुप हो जाएगा वो हो जाएगा बेस्ड ऑन मोबिलिटी इन प्लांट, ठीक है ना। पौधे में गतिशीलता के आधार पर जो कवकनाशी होते हैं उनको 2 भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है सिस्टमेटिक, एक तो होता है कौन सा, सिस्टमेटिक फंगिसाइड, और एक होता है कॉन्टैक्ट फंगिसाइड, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट फंगिसाइड और सिस्टमेटिक फंगिसाइड ये क्या होते हैं, तो सिस्टमेटिक फंगिसाइड ऐसे फंगिसाइड होते हैं या ऐसे रसायन जिनका उपयोग पौधे के किसी भी भाग में करने पर वो पूरा पौधे के आंतरिक भाग में फैलकर अपना प्रभाव दिखाता है, उसे हम सिस्टमेटिक फंगिसाइड कहते हैं। और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड ऐसे फंगिसाइड होते हैं जो केवल जिस भाग के ऊपर हम यूज़ कर रहे हैं उसी पर अपना प्रभाव दिखाते हैं, वो हमारे कॉन्टैक्ट फंगिसाइड कहलाते हैं, ठीक है ना। डेफिनेशन क्या होती है वो मैंने बता दिया। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर आता है जो सिस्टमेटिक फंगिसाइड होते हैं, इसके अंदर आ जाएगा हमारे कौन सा, कार्बेंडाजिम, कार्बेंडाजिम, ठीक है ना। इसका जो एग्जांपल हो जाएगा सिस्टमेटिक फंगिसाइड का हो जाएगा कार्बेंडाजिम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम और बात करें तो एक हो जाएगा इसके अंदर हो जाएगा, एक हो जाएगा कार्बोक्सिन। कौन सा हो जाएगा, कार्बोक्सिन हो जाएगा। और ये पहला खोजा गया सिस्टमेटिक फंगिसाइड है जिसको 1966 के अंदर वेक्समैन और स्मेलिंग एवं कुल का नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। 1966 में खोजा था, ये हमको याद रखना। पहला खोजा गया सिस्टमेटिक फंगिसाइड कौन सा है, तो कार्बोक्सिन हो जाएगा, ये हमको याद रखना, ठीक है ना। किसने खोजा था, कब खोजा था, 1966 में खोजा था। किसने खोजा था, स्मेलिंग प्लस कुल का नाम वैज्ञानिकों ने खोजा था, ये हमको याद रखना, ठीक है ना। तो ये थी कुछ कार्बोक्सिन के बारे में इन्फॉर्मेशन। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं जो कॉन्टैक्ट जो हमारे फंगिसाइड है, इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारे मैनकोजेब। मैनकोजेब हमारा फंगिसाइड हो जाएगा। और ये जो यूज़ किया जाता है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, पर्णीय छिड़काव में इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। पर्णीय छिड़काव में जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला जो केमिकल है वो कौन सा हो जाएगा, मैनकोजेब हो जाएगा। इसके अंदर जो तत्व पाया जाता है जिंक प्लस मैग्नीज पाया जाता है, ये हमको याद रखना, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारे जो मोबिलिटी के बेस पर जो केमिकल थे वो हमारे कंप्लीट होते हैं। और साथ ही साथ में हमारे जो फंगिसाइड हैं, क्लासिफिकेशन फंगिसाइड का, वो हमारे इसी के साथ में कंप्लीट होता है। एक बार हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने फंगिसाइड क्या होते हैं उनके बारे में देखा, उसके बाद एंटी स्पोरुलेंट क्या होता है उनके बारे में चर्चा की, और फंगिसाइड के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी। उसके बाद में हमने देखा था जो क्लासिफिकेशन है उसका आधार क्या होता है, तो वो हमने 4 भागों में किया था। और उनके बाद में हमको पर्टिकुलर एक एक के बारे में चर्चा की। सबसे पहले मोड ऑफ एक्शन के बारे में देखा, उनके अंदर 3 भागों में देखा था कौन कौन से, तो उसके अंदर थेरेपेटेंट था, हमारे प्रोटेक्टेंट था, और इसके अलावा इरेडिकेंट। उसके बाद में जनरल यूज़ के बेस पर हमने देखा था, और उसके बाद में हमने केमिकल नेचर के बेस पर देखा, और एक हमने देखा मोबिलिटी के आधार पर देखा। तो ये 4 प्रकार के हमारे कंप्लीट होते हैं फंगिसाइड। अब इसमें से प्रश्न किसी भी प्रकार से आ सकता है, तो वो आपको इसको अच्छे से पढ़ के जाना है और
एग्जाम के अंदर अच्छे से लिख के आना, ठीक है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं, अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारे प्लांट डिजीज डायग्नोसिस क्या होता है, उसके बारे में हम अब चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम प्लांट डिजीज डायग्नोसिस के बारे में चर्चा करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इसमें प्लांट डिजीज डायग्नोसिस। अगला जो इसके अंदर हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्लांट डिजीज डायग्नोसिस क्या होगा। तो प्लांट डिजीज डायग्नोसिस को अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में प्लांट डिजीज डायग्नोसिस जो होता है उसको हम हिंदी में पादप रोग निदान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पादप रोग निदान के नाम से जानते हैं। अर्थात डायग्नोसिस का अर्थ क्या होता है? तो पौधे में होने वाली जो बीमारी होती है उसके पीछे का कारण क्या है, यानी कि वो बीमारी किस प्रकार से हो रही है, वो किस प्रकार से उत्पन्न हो रही है, उसका संचरण किस प्रकार से हो रहा है, उसका पूरा जो मैकेनिज्म होता है, पूरा जो लाइफ साइकिल होता है, उसके बारे में पता लगाना कि ये बीमारी इस कारण से हो रही है, उसके पीछे का कारण ये है, रोगजनक ये है, किस प्रकार से सिम्टम पहुंचाएगी, कब पहुंचाएगी, नुकसान कितना होगा, उसके उपाय क्या है, वो सारा जो पैटर्न होता है उसके बारे में पता लगाना क्या कहलाता है? डायग्नोसिस कहलाता है, ठीक है ना। डायग्नोसिस का अगर हम वन वर्ड में बात करें तो डायग्नोसिस का अर्थ क्या होता है? पहचान। जो भी हमारे रोग कारक है उसकी पहचान करना क्या कहलाता है? हमारे डायग्नोसिस या निदान कहलाता है, ठीक है ना। जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करें, अगर हम कोई भी बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, तो डॉक्टर के पास में जाने से पहले हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ जाने के बाद में हम डॉक्टर को कुछ बताते हैं कि हमारे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो डॉक्टर क्या करता है? उसकी पूरी जांच करता है कि हमारे वो डिजीज़ कहाँ पर हो रही है। तो उसके लिए जांच करने के लिए वो क्या करता है? तो हमारा वो ब्लड का टेस्ट करता है, साथ ही साथ में हमारे कुछ चेकअप करता है जिसके अंदर वो हमारे आंखों को देखता है, हमारे जो हार्ट बीट होती है उसको सुनते हैं, उसके आधार पर वो अनुमान लगाते हैं कि ये इसको इस प्रकार की बीमारी हो सकती है या फिर इसको इस प्रकार की डिजीज़ हो रही है। और उसके बाद में उसके सिम्टम देखता है, सिम्टम के आधार पर वो देखते हैं कि अगर ये सिम्टम हो रहा है तो इसको फीवर हो रहा है या खांसी जुकाम हो रहा है, सर्दी हो रही है। और उसके बाद में अगर डॉक्टर को और लगता है कि इसको और गंभीर जाँच की जरूरत है तो वो हमें लेबोरेटरी के अंदर भेजते हैं। लेबोरेटरी के अंदर हमारा सैंपल निकाला जाता है, ब्लड निकाला जाता है, यूरिन का टेस्ट किया जाता है। उसके बाद में पूरी एक रिपोर्ट निकाली जाती है और रिपोर्ट बनाकर बताई जाती है कि इस व्यक्ति को ये बीमारी हो रही है, उसके ये सिम्टम है, उसके पीछे का कारण ये है, इसके पीछे का जो कारण है वो गलत खान पान हो सकता है, हमारा शरीर का सही स्वास्थ्य नहीं हो सकता है, उसके पीछे का अलग अलग प्रमुख कारण हो सकते हैं। और वो पूरी रिपोर्ट डॉक्टर के पास आती है और फिर डॉक्टर हमें बताता है कि आपको यह बीमारी हो रही है। इस पूरी मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? हम डायग्नोसिस के नाम से जानते हैं। और जब डॉक्टर को पता चल जाता है कि ये इसको बीमारी हो रही है, यानी कि जो बीमारी हमको हो रही है उसकी हमको पहचान हो जाती है कि इसको मलेरिया हो रहा है, फीवर हो रहा है या फिर इसको डेंगू हो रहा है, क्या हो रहा है, वो उसका पूरा पहचान का पूरा मैकेनिज्म होता है। उसी पूरे मैकेनिज्म को हम प्लांट के अंदर प्लांट डिजीज डायग्नोसिस के नाम से जानते हैं। अगर ह्यूमन की बात करें तो वो हम उसको एनिमल डायग्नोसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है डायग्नोसिस का अर्थ। वन लाइन में पूछा जाए तो क्या होता है? पहचान करना। किसकी पहचान करना है? जो रोग है उसके पूरी पहचान करना है, किस वजह से हो रही है, किस कारण से हो रही है, वो पूरा मैकेनिज्म होता है। प्लांट डिजीज डायग्नोसिस के नाम से उसको हम जानते हैं। तो ये होता है पूरा इसका अर्थ होता है। अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं कि इसके हमें अंदर लिखना क्या क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो प्लांट डिजीज डायग्नोसिस की हम बात करें तो इसका सबसे पहले हमने अर्थ देखा कि इसका अर्थ क्या होता है? पहचान करना, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले देखते हैं जो पादप रोग, यानी कि इसके अंदर हम अगर प्रश्न आता है कि प्लांट डिजीज डायग्नोसिस के बारे में लिखिए और इसके जो भी टेक्निक है उनके बारे में लिखिए, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है या डेफिनेशन होती है वो लिखनी पड़ेगी इसके अंदर। तो डेफिनेशन क्या होगी? तो पादप रोग किस कारण से हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, ठीक है ना। पहला तो क्या हो जाएगा? पादप रोग किस कारण से हो रहा है, उसके लक्षण को देखना, संचरण का पता लगाना, और इसी के साथ साथ में नुकसान, संचरण का पता लगाना, नुकसान कितना हुआ है, साथ ही साथ नुकसान कितना हुआ है और साथ ही साथ में होने वाले परिवर्तन को देखना, इन सभी के आधार पर रोग की पहचान हो जाती है, उसे ही प्लांट डिजीज डायग्नोसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि प्लांट डिजीज डायग्नोसिस क्या होता है। तो पूरा जो अगर हमें कोई भी रोग हो रहा है, कोई भी बीमारी लग रही है, उसके पीछे का प्रमुख कारण क्या है, वो उन सभी को जानना क्या कहलाता है? हमारे प्लांट डिजीज डायग्नोसिस कहलाता है। और एक उसके अंदर रिपोर्ट बनाई जाती है और रिपोर्ट में पूरा मेंशन रहता है कि ये बीमारी इसकी वजह से हो रही है, उसके पीछे का क्या कारण है, किस वजह से फैल रही है वो, और क्या क्या इसके कमी के लक्षण है, वो सभी हमारे उस रिपोर्ट के अंदर आ जाते हैं। वो इस पूरी रिपोर्ट को हम प्लांट डिजीज डायग्नोसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब हम देखते हैं प्लांट डिजीज
डायग्नोसिस हमने जो ये डेफिनेशन ये हमने देख लिया। अब हम इसके देखते हैं टेक्निक कौन कौन सी, यानी कि ये जो भी हमने मैकेनिज्म देखा, ये मैकेनिज्म हम किस प्रकार से बना सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपको एक बीमारी का पता चल गया, जैसे आपको पता चल गया कि नींबू के अंदर जो कैंकर डिजीज़ हो रही है वो जीवाणु की वजह से हो रही है। अब उस जीवाणु से कैसे हो रही है ये पता लगाना है आपको। तो वो पता लगाने का जो तरीका होता है वो तरीका होता है प्लांट डिजीज डायग्नोसिस के फॉर्मेट के आधार पर वो उसका हम पता लगाते हैं। तो उसकी कौन कौन सी विधियां हैं उनके बारे में हम अब चर्चा करते हैं। तो उनकी टेक्निक के बारे में अगर देखें हम, तो उसकी जो प्रमुख टेक्निक है वो कितनी टेक्निक है, 3 टेक्निक होती है। कौन कौन सी, और भी कई सारी टेक्निक होती है, विधियां होती है, लेकिन मेनली हमको 3 के बारे में तो पता होना चाहिए। नंबर फर्स्ट बात करें हम, पहली जो विधि होती है प्लांट डिजीज डायग्नोसिस, यानी कि रोग कारक का पता करने के लिए या उनके जो भी मैकेनिज्म है उनको पता करने के लिए, तो नंबर फर्स्ट होती है इसके अंदर 3 विधियां होती है। नंबर फर्स्ट हो जाएगी इसके अंदर पौधे के अंदर दिखने वाले लक्षण व चिन्ह के आधार पर, ठीक है ना। जो पहली जो विधि होती है वो कौन सी होती है, तो पौधे के अंदर अगर कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो उसके अंदर कौन से लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं उनके आधार पर, और चिन्ह के आधार पर, यानी कि उसके अंदर किस प्रकार के चिन्ह हमको दिखाई दे रही हैं उसके आधार पर हम क्या करते हैं, प्लांट डिजीज डायग्नोसिस करते हैं, यानी कि पादप रोग निदान करते हैं, पहचान करते हैं रोग की, ठीक है ना। दूसरे जो मेथड हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे कोच पोस्टुलेट का सिद्धांत। कोच पोस्टुलेट का सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या होता है तो हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले केवल नाम सुने। नंबर थर्ड पहला तो जाएगा लक्षण व चिन्ह के आधार पर, कोच पोस्टुलेट के सिद्धांत के आधार पर, और नंबर थर्ड हो जाएगा उपलब्ध संसाधन के आधार पर, उपलब्ध संसाधन के आधार पर रोग की पहचान करना, ठीक है ना। तो इन तीनों के आधार पर हम किसी भी रोग की पहचान कर सकते हैं। पहला कौन सा है, लक्षण व चिन्ह के आधार पर, पौधे के अंदर किस प्रकार के लक्षण हो रहे हैं वो अभी हम चर्चा करेंगे। कोच पोस्टुलेट का जो प्रिंसिपल है उसके आधार पर रोग की पहचान करना, और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर रोग की पहचान करना, ठीक है ना। ये हमारे मेथड होते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम एक एक करके चर्चा करते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले लक्षण व चिन्ह के आधार पर हम किस प्रकार से रोग की पहचान कर सकते हैं। तो पहला हो जाएगा जो हमारा वो है लक्षण व चिन्ह के आधार पर। लक्षण व चिन्ह के आधार पर क्या करना, हमको रोग की पहचान करना। तो इसमें क्या किया जाता है, तो सबसे पहले हम जैसे मान लीजिए हम एक फील्ड में जाते हैं, और फील्ड में जाने के बाद में सबसे पहले हम प्लांट को देखते हैं। अगर प्लांट के द्वारा अगर कोई किसी प्रकार का लक्षण उत्पन्न किया जा रहा है, बाह्य व आंतरिक किसी भी प्रकार का अगर लक्षण उत्पन्न किया जा रहा है, जैसे हम बात करें अगर सिम्टम की बात करें पर्टिकुलर, तो सिम्टम के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं अगर कवक से अगर कोई बीमारी हो रही है कवक से अगर कोई बीमारी हो रही है, जैसे मान लीजिए हम पाउडरी माइल्ड्यू की बात करें। पाउडरी माइल्ड्यू अगर डिजीज हो रही है तो जो पत्ती है, हम जनरली जानते हैं पत्ती के ऊपर पाउडरी माइल्ड्यू डिजीज लगती है। अब ये डिजीज क्या करेगी, पाउडरी माइल्ड्यू जो पत्ती है, पत्ती की जो ऊपरी सतह है, पत्ती की ऊपरी सतह पर क्या करेगा, एक सफेद कवकीय वृद्धि दिखाई देगी हमको, सफेद कवकीय वृद्धि हमको दिखाई देगी। तो उस आधार पर हम पता कर सकते हैं कि हमको पहले से पता है कि पौधे के अंदर अगर पाउडरी माइल्ड्यू डिजीज लगेगी तो उसके अंदर जो पत्ती होगी उसके ऊपर सफेद कवकीय वृद्धि हमको दिखाई देगी, और ये एक पाउडरी माइल्ड्यू का लक्षण होता है, ये हमको पता है। तो इस लक्षण के आधार पर हम अनुमान लगा लेते हैं कि जो पौधे के अंदर जो रोग लग रहा है वो पाउडरी माइल्ड्यू नामक रोग लग रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार नेक्स्ट सिम्टम की बात करें तो नेक्स्ट सिम्टम हो जाएगा हमारे डाउनी माइल्ड्यू। डाउनी माइल्ड्यू में क्या होता है, तो इसके अंदर भी क्या होता है, जो पत्ती की जो निचली सतह होती है उसके अंदर सफेद कवकीय वृद्धि बनती है, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, पत्ती को हम जैसे देखेंगे, अगर पत्ती की निचली सतह पर अगर सफेद लाइनें हमको दिखाई दे रही हैं तो उसमें हम पता लगा लेंगे कि नीचे की सतह पर हो रही है, तो वो हमारे एक सिम्टम हो जाएगा जो पौधे के द्वारा शो किया जाएगा। तो उसके आधार पर हम पता लगा लेंगे कि पौधे के अंदर जो ये बीमारी लग रही है या डाउनी मिल्ड्यू बीमारी लग रही है, और इसके नियंत्रण के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए वो सारे हम रिपोर्ट के अंदर मेंशन कर देंगे। ये होते हैं हमारे सिम्टम। और इसी प्रकार और कुछ सिम्टम की बात कर लेते हैं, जैसे रस्ट हो गया हमारे। रस्ट जो डिजीज होती है, जो रोली जो रोग होती है, जो रोली जो रस्ट को हम हिंदी में रोली के नाम से जानते हैं। तो रोली के अंदर क्या होता है, तो रोली के अंदर इसमें जो रोली के अंदर क्या निकलता है, तो ये जो रस्ट होती है इसमें क्या लगता है, तो जंग लग जाती है, जंग लगना, ठीक है ना। क्या लगती है, जंग लगना, यानी कि अगर हम किसी पौधे को देखते हैं तो पौधे के ऊपर हमें जंग लगे हुए ऐसे स्पॉट दिखाई देते हैं, धब्बे दिखाई देते हैं, जो एक हमारा सिम्टम होता है। और सिम्टम वो जो शो करता है किसको, रस्ट को शो करता है। इसी प्रकार हम स्मट की बात करें तो स्मट जो होता है, स्मट का अर्थ क्या होता है, तो जो पौधे का जो पुष्प वाला जो भाग होता है वहाँ पर काले कोयले जैसा चूर्ण दिखाई देता है, जो वो पर्टिकुलर हमारे किसको जो स्मट होता है उसके सिम्टम को दर्शाता है। तो उन सिम्टम के आधार पर हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये जो बीमारी हो रही है वो हमारे इस कवक की वजह से हो रही है। उसके जो भी कंट्रोल करने के लिए हम जो भी काम करेंगे वो हम इनके आधार पर कर लेते हैं, वो हमारे रिपोर्ट के अंदर पता चल जाती है। नेक्स्ट बात करें जो चिन्ह है, चिन्ह के आधार पर, यानी कि चिन्ह किस प्रकार के अंदर दिखाई दे रहे हैं। जो भी पौधा है उसके अंदर जो जनरली जो चिन्ह है वो पैथोजन के द्वारा शो किए जाते हैं। तो
चिन्ह में क्या देखा जाता है कि जैसे रोगजनक जो है पैथोजन है वो नुकसान पहुंचाने लगता है, उसके द्वारा किस प्रकार के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वो इरेगुलर दिखाई दे रही है या फिर रेगुलर दिखाई देने वाले चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं पौधे के वर्टिकली भाग में दिखाई दे रहे हैं या हॉरिजॉन्टल भाग में दिखाई दे रहे हैं, किस प्रकार के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, उसके आधार पर हम ये लक्षणों का पता, रोग की पहचान कर लेते हैं और उसका हम कंट्रोल किस प्रकार से करना है वो हमें सारा इसके अंदर पता चल जाता है, ठीक है ना। तो ये लक्षण व चिन्ह के आधार पर होता है, वो जो मैंने आपको जो पूरा मैकेनिज्म बताया वो आपको इसके अंदर लिखना है, ठीक है ना। ये होता है हमारा पहला टेक्निक। और दूसरी होती है, जो दूसरी टेक्निक है वो है कोच पोस्टुलेट का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? कोच पोस्टुलेट का सिद्धांत, ठीक है ना। इसमें क्या किया जाता है, जो इसमें ये जो कोच पोस्टुलेट एक वैज्ञानिक थे, इन वैज्ञानिकों ने क्या किया, सबसे पहले कोच पोस्टुलेट का जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमें किसी डिजीज़ का पता लगाना है तो हम उसका डिजीज़ है उसमें से, मान लीजिए पत्ती पर अगर कोई रोग लग रहा है तो उसमें से पत्ती के ऊपर से कुछ जो भी संक्रमण भाग है वहाँ से कुछ टिश्यू निकालते हैं या फिर सेल निकालते हैं, और उस सेल को निकालने के बाद में हम लेबोरेटरी में लेकर जाते हैं। लेबोरेटरी में ले जाने के बाद में उसको हम आर्टिफिशियल रूप से लेबोरेटरी के अंदर उसको ग्रो करवाते हैं, वृद्धि करवाते हैं। वृद्धि करवाने के बाद में हम वापस से उस जो लेबोरेटरी में हम जो इन्फेक्शन वाला जो पार्ट ले गए थे, टिश्यू सेल जो भी ले गए थे, उसको वापस लेबोरेटरी से निकालने के बाद में उस सेम स्पीसीज के प्रजाति का जो पौधा होता है उसके ऊपर उसको डालते हैं। डालने के बाद में वो वहाँ पर इन्फेक्शन फैलाता है। इन्फेक्शन फैलाने के बाद में हम दोनों पौधे में पता करते हैं कि अगर सेम प्रकार के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो वो जो बीमारी है वो जो बीमारी है उसके बारे में हमको पता चल जाता है कि ये पहले वाले जो बीमारी लग रही थी वो इस लक्षण इसमें आ रहे हैं, तो उसको एक विशेष नाम दे दिया जाता है और उसके लाइफ साइकिल के बारे में हमको पता चल जाता है, उसके पीछे कंट्रोल किस प्रकार से करना है हमको वो भी हमको उसके बारे में पता चल जाता है। और कोच पोस्टुलेट ने जो ये सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत किस पर दिया था, तो एक एंथ्रेसिस नामक जो जीवाणु है, इसके द्वारा एंथ्रेसिस नामक जीवाणु पर यह इन्होंने टेस्ट किया था और इस जीवाणु के स्पोर एक स्वस्थ जो इससे जो इन्फेक्शन जो पार्ट था वो पार्ट निकाला और इसके जो स्पोर थे वो स्वस्थ पौधे पर डाला, और डालने के बाद में इसके द्वारा जो फैलाए जाने वाला जो नुकसान की प्रवृत्ति थी सेम होकर वो इसके जो स्पोर थे वो नुकसान पहुंचा रहे थे। तो इन दोनों को मैच करके बाद में सिम्टम सेम होने के आधार पर हमने पता कर लिया कि जो भी डिजीज़ है वो एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से हो रही है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने हैं वो सारा उस मैकेनिज्म में रिपोर्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। तो यह तीसरा प्रिंसिपल होता है, दूसरा मेथड होता है कोच पोस्टुलेट का सिद्धांत रोग की पहचान का, ठीक है ना। नंबर थर्ड की बात करें तो नंबर थर्ड जो मेथड होता है वो होता है इसके अंदर उपलब्ध संसाधन के आधार पर, उपलब्ध संसाधन के आधार पर रोग की पहचान करना, ठीक है ना। उपलब्ध संसाधन के आधार पर हम रोग की पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं, मान लीजिए हमने किसी रोग के बारे में किताब के अंदर पढ़ा, तो संसाधन का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास में उपलब्ध संसाधन कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पर उपलब्ध संसाधन हमारे पास में कोई किताब हो सकती है जिसके अंदर डिजीज़ के बारे में पूरा वर्णन दे रखा है। अगर बंट डिजीज़ होगी तो उसके सिम्टम ये हो गए, पाउटी माल्टू डिजीज़ होगी तो उसके सिम्टम ये हो गए, तो वो पूरा जितने भी बीमारियाँ उन सभी के बीमारियों के बारे में एक बुक के अंदर दे रखा है। हम क्या करेंगे, बुक को हमने सबसे पहले पढ़ा और बुक को पढ़ने के बाद में हम फील्ड में गए, फील्ड में जाने के बाद में हमने कोई बीमारी देखी और बीमारी को देखने के बाद में हमको पता चला कि बुक के अंदर हमने ये बीमारी पढ़ी थी और बुक के अंदर जो सिम्टम दे रखे थे सेम ऐसे कैसे सिम्टम हमको खेत के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो बुक के अंदर हम मैच कर लेते हैं कि ये पाउटी माल्टू डिजीज़ है, अभी फील्ड में लग रही है, तो हम बुक में देख लेते हैं कि इसका कंट्रोल किस प्रकार से करना है। तो उपलब्ध संसाधनों के आधार पर हम रोग की पहचान इस प्रकार से कर सकते हैं। तो पहला संसाधन तो हमारी बुक हो गई। इसका अतिरिक्त हम बात करें जो भी हमारे सहायक कृषि अधिकारी होते हैं, जो भी जिला कृषि अधिकारी होते हैं, कृषि अधिकारी होते हैं या फिर कृषि अनुसंधान अधिकारी होते हैं, ARO जो भी ये बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, कृषि परिवेश सुपरवाइजर ये जो होते हैं, इनको हम क्या करते हैं फील्ड में बुलाते हैं और फील्ड में बुलाने के बाद में इनसे पूछते हैं कि हमारे खेत के अंदर ये बीमारी लग रही है, तो वो बता देते हैं कि उनको पहले से पता रहता है और वो हमें बता देते हैं कि ये हमारे खेत के अंदर ये बीमारी लग रही है, आप इसके नियंत्रण के लिए ये सारे काम करें। तो ये हमारे पास में जो भी उपलब्ध संसाधन है उसके आधार पर हम पता कर सकते हैं। तो कोई भी संसाधन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपके पास में केवल एक दो संसाधन हो, बहुत सारे संसाधन हो सकते हैं। तो ये मेन रूप से 3 टेक्निक होती है किसी भी रोग को पहचान करने की, ठीक है ना। तो हम किस किस प्रकार से रोग को पहचान कर सकते हैं, तो पहला तो होता है हमारे लक्षणों के आधार पर और चिन्ह के आधार पर। दूसरा हम कर सकते हैं कोच पोस्टुलेट का जो सिद्धांत है उसके आधार पर कर सकते हैं, लैब में प्रयोग करके। नंबर थर्ड जो आता है हमारे उपलब्ध संसाधनों के आधार पर हम रोग की पहचान कर सकते हैं। उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्लांट डिजीज डायग्नोसिस जो होता है, पादप रोग निदान या पादप रोग की जो पहचान करते हैं हम वो किस प्रकार से करते हैं, कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं और मैकेनिज्म करने जो पहचान करने का जो हमारा पीछे का उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा पूरा प्लांट डिजीज डायग्नोसिस। अब हम मान लीजिए हमने किसी डिजीज का हमने पहचान कर लिया और हमें पता चल गया है कि ये हमारी पहचान है, तो अब इसके फायदे क्या है, यानी कि हम प्लांट डिजीज डायग्नोसिस कर रहे हैं उसका हमें कुछ ना कुछ फायदा भी तो मिलना चाहिए। तो इसका जो पहला जो फायदा होता है वो क्या होता है, तो इसका जो पहला जो फायदा होता है बेनिफिट क्या होता है, इसका फायदा की बात करें जो इसका फर्स्ट जो बेनिफिट होगा वो हो जाएगा हमें जो इकोनॉमिक जो लॉस होने वाला होता है उसका हमें पहले से अनुमान लग जाता है। तो
हमारे जो होने वाला जो इकोनॉमिक जो लॉस होता है वो थोड़ा कम हो पाता है। अगर हम किसी भी डिजीज़ का प्लान पहचान हो जाती है डिजीज़ की, तो हम उसको नुकसान जो पहुंचाते हैं फसलों को, वो अधिक नुकसान पहुंचाने से पहले हम उनको कंट्रोल कर लेते हैं, तो हमें जो हानिकारक जो नुकसान होने वाला था, आर्थिक नुकसान, उससे हम बच जाते हैं। एक फ़ायदा ये होता है। दूसरा फ़ायदा क्या होता है, तो अगर मान लीजिए किसी एक क्षेत्र में डिजीज़ पहले थी और वो अब नए क्षेत्र में पहुंचती है, और अगर वो पहुंचकर वहाँ पर नुकसान पहुंचाती है, तो वो आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है। साथ ही साथ में जहाँ पर वो पहले डिजीज़ नहीं थी वहाँ पर भी वो पनपने लग जाती है, और वहाँ पर आने वाले समय में वो और अधिक अपना जो रूप है वो और विकराल रूप धारण कर सकती है। तो हम एक ये कह सकते हैं कि नए क्षेत्र में डिजीज़ को जाने से पहले हम उसको रोक सकते हैं पादप रोग निदान या प्लांट डिजीज डायग्नोसिस की सहायता से। दूसरा बेनिफिट ये हो जाएगा। तीसरा बेनिफिट हमें क्या हो जाएगा, तो तीसरा बेनिफिट हमें ये हो जाएगा कि जो भी हम रेजिस्टेंट जो वैरायटी काम में ले रहे हैं, वो हम थोड़ा रेजिस्टेंट वैरायटी थोड़ा कम यूज़ लेंगे, और जो इसकी वजह से जो जंगली हमारी प्रजातियाँ हैं वो थोड़ी कम विलुप्त होगी, या हम कह सकते हैं हमारी जो जैव विविधता उसका हम संरक्षण कर सकते हैं। तो ये प्लांट डिजीज डायग्नोसिस के कई सारे फायदे होते हैं। जो 3 फायदे जो मैंने बताए वो आपको याद रखने। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट हो जाएगा इकोनॉमिक लॉस होता है। नंबर सेकंड बात करें नए क्षेत्र में फैलने से उसको हम रोक सकते हैं, और ये हमारा नंबर सेकंड बेनिफिट हो जाएगा। नंबर थर्ड बात करें जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जो वाइल्ड जो स्पीसीज जंगली जो प्रजातियां हैं उनको विलुप्त होने से हम बचा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ बेनिफिट होते हैं। इसी के साथ में प्लांट डिजीज डायग्नोसिस जो टॉपिक वो हमारे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये सेशन आज का अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी अब छोटे छोटे जो टॉपिक बचे हैं, डिफरेंट बिटवीन जो बचा हुआ है आपके लगभग 4 से 5 डिफरेंट बिटवीन आते हैं, उनके बारे में हम कभी नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं। तो अब मैं आपको इसमें सबसे पहले ये बता देता हूँ कि जो भी आपके डिफरेंट बिटवीन बचे हुए हैं उन डिफरेंट बिटवीन को हम कहाँ से कवर करेंगे, ठीक है ना। तो उसका मैं एक आपको सोर्स बता रहा हूँ, जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ उस प्रोसेस को आप फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपके क्वेश्चन नंबर 4 जो आता है उसके अंदर आता है अंतर आता है, ठीक है ना। डिफरेंट बिटवीन में क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में लिख देता हूँ मोनोसाइक्लिक डिजीज व पॉलीसाइक्लिक डिजीज, ठीक है ना। मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक डिजीज में क्या अंतर होता है वो हमको लिखना होता है। नंबर सेकंड बात करें वर्टिकल रेसिस्टेंस और वह हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस, इनमें क्या डिफरेंट होता है। नंबर थर्ड बात करें, एक आया हुआ है अवॉइडेंस एंड एक्सक्लूशन, इनमें क्या डिफरेंट है। तो ये जो डिफरेंट आए हुए हैं इन डिफरेंट को मैं आपको सेशन के माध्यम से तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है इन पर आप 95 इन व्हाट्सअप नंबर पर मेरे को कांटेक्ट कर देना। मैं आपको मेरे द्वारा जो लिखे गए हैं या डिफरेंट बिटवीन ये मैं आपको इन व्हाट्सअप नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर देना, ताकि मैं आपको वो मटेरियल आपको ये डिफरेंट बिटवीन वाला है जो आपको पहुंचा दूंगा। या फिर आप मैं इन्हीं नंबर पर व्हाट्सअप चलाता हूं, तो आप मेरा जो व्हाट्सअप स्टेटस है वो चेक कर लेना, तो उसमें आपको ये डिफरेंट बिटवीन मिल जाएंगे। सुबह 8 से 9 बजे के बीच में मैं ये आपको अवेलेबल करवा दूंगा। या तो आपको व्हाट्सअप स्टेटस के माध्यम से मिल जाएंगे, या फिर आप पर्टिकुलर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर देना, ताकि मैं आपको ये इनके बारे में आपको बता सकूं। और इसी के अलावा अगर छोटे कोई अगर टॉपिक बच गए हो तो आप स्वयं से बुक से कंप्लीट कर लेना। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको पैथोलॉजी का जो सिलेबस है वो पूरा कवर करवाने की। मेजर जो इसके अंदर क्वेश्चन आएंगे वो आपको इसमें से मिल जाएंगे, और इस सिलेबस के अंदर अगर कोई टॉपिक छूट गए हैं तो वो आप स्वतः कवर कर लेना, और वो हो सके तो बुक से पढ़ के जाना, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर समझाने में किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो। तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और सब्जेक्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।